हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के यूनिट 7 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जो दिया हुआ है वो है टेफ्लॉन होता है एक। टेफ्लॉन इज ए। हमसे पूछा गया है जो टेफ्लॉन होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें क्या बताना है कि टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन किस टाइप का पॉलीमर होता है। तो हमें टेफ्लॉन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम टेफ्लॉन को देखेंगे। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन का नाम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन। टेफ्लॉन किससे मिलके बना होता है? पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन। इसका जो इसे बोलते हैं हम टेफ्लॉन। ठीक है। तो अब हम टेफ्लॉन को जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एन टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, सबसे पहले ये कंपाउंड है। अब इसके बाद हम इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। इसका करेंगे हम पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। ठीक है, इसका बहुलीकरण करेंगे तो हमें मिलेगी इसका जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाती है रिपीटिंग यूनिट। ये क्या बन जाती है? रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ये हो जाती है रिपीटिंग यूनिट और ये आपस में मिल के ये क्या बन जाती हैं? ये बन जाती हैं रिपीटिंग यूनिट। और इसके बाद ये सब मिल के क्या बनाती हैं? ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद ये इस तरह से जब आपस में यूनिट्स मिलती रहती हैं रिपीट होने वाली, तो क्या बन जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरो। यहाँ पे ये इस तरह से पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, यानी टेट्राफ्लोरो इथिलीन की जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो जब आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या करती हैं? टेफ्लॉन को बनाती हैं। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? टेफ्लॉन क्या होता है? एक लीनियर पॉलीमर, एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि टेफ्लॉन कैसा पॉलीमर होता है। तो टेफ्लॉन की प्रिपरेशन देख ली। इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसके पॉलीमराइजेशन से हमें ये यूनिट्स मिलती हैं और इनको हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसका सही आंसर क्या होगा? अब हमें स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि ये कैसा पॉलीमर है? एक लीनियर पॉलीमर है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पॉलीमर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टेरेलीन है। हमें क्या बताना है? टेरेलीन क्या है? एक पॉलीएमाइड है, एक पॉलीएस्टर है, एक पॉलीइथिलीन है या फिर पॉलीप्रोपिलीन है। हमें क्या बताना है कि टेरेलीन क्या है। तो देखिए टेरेलीन क्या होता है हमारा? टेरेलीन होता है एक पॉलीएस्टर। क्या होता है? एक टेरेलीन होता है हमारा एक पॉलीएस्टर। ठीक है, टेरेलीन की प्रिपरेशन देखेंगे। टेरेलीन की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होता है इथीन 1,2-डाइओल यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोल सकते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे CH2OH और इसी से कनेक्ट होगा एक और CH2OH। ठीक है, अब इसके साथ ये इसके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगला हम लेंगे टेरेप्थेलिक एसिड। क्या लेंगे? टेरेप्थेलिक एसिड। एक बेंजीन रिंग होगी। ठीक
ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी और इसके दोनों ही तरफ COOH जुड़ा हुआ होगा, दोनों ही तरफ COOH जुड़ा होगा। ठीक, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इसके भी हम क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसके भी हम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, N मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसके भी क्या करेंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जो है हमारा पानी बाहर निकल जाएगा, ये इस तरह से, ये HOH मिलके वाटर को निकाल देंगे। यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे वाटर के, और बस फिर हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे और जो हमारे पास स्पीशीज आएगी वो होती है टायरेलीन। क्या होती है, टायरेलीन। ठीक, यहाँ पे देखेंगे OCH2, ठीक है, OCH2, फिर से CH2, फिर O। अब देखिए यहाँ पे H और OH निकल गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, और बाकी आगे का सेम वैसे का ही वैसा रहेगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का ये H आगे किसी जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं या फिर पॉलीमर बनाते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो ये मॉलिक्यूल का H अगले किसी मॉलिक्यूल के साथ कहते वो बना लेगा, वाटर निकालेगा, तो ये H यहाँ से हट जाएगा और ये आगे कंटिन्यूस चेन चलती रहेगी। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये डैश बताता है कि ये चेन आगे चल रही है, और सेम इसी तरफ ही होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है हमारा टेरेलीन। क्या होता है, टेरेलीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, टेरेलीन क्या है हमारा, एक पॉलीएस्टर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PVC बहुलक है, PVC इज द पॉलीमर ऑफ। हमें बताना है कि PVC किसका पॉलीमर है। तो PVC की पहले फुल फॉर्म क्या होता है, क्या नाम होता है पूरा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन क्या है, इथिलीन, विनाइल क्लोराइड, स्टायरीन या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें PVC बताना है किसका पॉलीमर है। तो PVC की प्रिपरेशन देख लेंगे हम। यहाँ पे हम N मॉलिक्यूल्स लेंगे विनाइल क्लोराइड के, किसके, विनाइल क्लोराइड के। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो ये क्या हो जाता है हमारा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका ही हम दूसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गए, विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स अगर ये N हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है, पर चाहे तो आप इसे एक बार में N लिख के इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट्स बनती है पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये चेन कंटिन्यूस हो जाती है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है CH2, ये CH, ये Cl। अब ये वाला देखिए जब डबल बॉन्ड टूटेगा और इधर का भी टूटेगा तो ये कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चेन आगे चलती रहेगी, जैसे यहाँ CH2 CH Cl जुड़ जाएगा, तो इस तरह से। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये रिपीटिंग यूनिट हो जाती है, ये N टाइम्स बन जाती है। इसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका इसी को हम बोलते हैं PVC। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, PVC किसका पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेफ्लॉन का मोनोमर है, द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज। क्या पूछा गया है, टेफ्लॉन का मोनोमर बताना है। क्या ऑप्शंस क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोमीथेन या फिर इथिलीन। तो हमें क्या बताना है, टेफ्लॉन का मोनोमर बताना है। देखिए टेफ्लॉन क्या होता है हमारा, अभी हमने इससे पहले भी पहला क्वेश्चन देखा था। पहला क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था कि टेफ्लॉन क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि टेफ्लॉन क्या है, एक पॉलीएस्टर फ्लोरोइथिलीन है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, और टेफ्लॉन की प्रिपरेशन भी सिखा दी। यानी कि यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथिलीन की N यूनिट्स होती हैं जो कि पॉलीमराइजेशन पे टेफ्लॉन को फॉर्म करती हैं। तो टेफ्लॉन क्या होता है हमारा, एक पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन होती है। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या हुई, बेसिक यूनिट है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे फिर से। क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमसे कि मोनोमर क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोइथिलीन।
अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेकेलाइट बहुलक है, बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ, हमें क्या बताना है कि बेकेलाइट, हमें क्या बताना है, बेकेलाइट किसका पॉलीमर है। ऑप्शन दिए हुए हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, स्टाइरीन और ब्यूटाडीन का, इथाइलिन का, या फिर एक्रेलोनाइट्राइल का। तो देखिए बेकेलाइट बनाना तो इसकी बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, मैं वैसे नहीं बता रही हूँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो ये आपस में पहले क्या बनाते हैं, एक बी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, नोवोलैक। क्या बनाते हैं, नोवोलैक। जब फर्दर इसकी रिएक्शन की जाती है तो उसके बाद जो हमारा बनता है वो होता है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट होता है हमारा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं, जिन्हें गर्म करने पर वो अपना शेप चेंज नहीं करती हैं और पिघलती नहीं हैं, वो होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बहुत हार्ड होती हैं। और बेकेलाइट का एग्जाम्पल क्या है, हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्विचेस बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट हमारा किसका पॉलीमर है, बेकेलाइट हमारा पॉलीमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है C2H5NH, यहाँ पे 2 आएगा, NH2 की रिएक्शन जब HNO2 से की जाती है तो एक प्रोडक्ट बनता है A। जब इसकी रिएक्शन PCl5 से की जाती है तो प्रोडक्ट बनता है B। जब इसकी रिएक्शन NH3 से की जाती है तो प्रोडक्ट बनता है C। तो अब हमें क्या बताना है कि ये जो यौगिक C है, यानी जो कंपाउंड C है, वो बताना है क्या है। तो देखिए इसकी हम पूरी रिएक्शन कर लेते हैं। C2H5NH2 की रिएक्शन जब हम करते हैं HNO2 से, ठीक है, जब हम HNO2 से करते हैं रिएक्शन तो फिर क्या बनता है, जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 से करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है C2H5OH, जो कि हमारे इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा। इसके साथ ही बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं N2 और H2O। इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बनते हैं N2 और H2O। ठीक है, पहली रिएक्शन यही थी हमारी, C2H5NH2 को HNO2 से रिएक्ट करना था, तो हमारे पास फिनॉल नहीं इथेनॉल और N2 और H2O बनेगा। अब देखिए इस रिएक्शन का हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, C2H5OH। तो जब हम इसकी रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो हमारा जो OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, Cl ग्रुप से। किससे, Cl ग्रुप से। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, C2H5Cl बन जाता है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, और इसकी रिएक्शन हमने करी है NH3 से। अब फिर से हमने इसकी रिएक्शन किससे करी है, NH3 से करी है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अब क्या फॉर्म होगा। हमें क्या बताना है कि अब रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा। हमें फिर से क्या बताना है कि इस रिएक्शन में अब क्या फॉर्म होगा। तो इसका सही अब देखिए जब इसकी हम रिएक्शन फिर से NH3 से करते हैं तो NH3 से करने से क्या होगा, यहाँ पे एक H और Cl मिलके HCl को निकाल देंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, C2H5NH2। फिर से हमारे पास वही प्रोडक्ट बन गया जिसे हम क्वेश्चन में लेकर चले थे। ये क्या हो गया हमारा, ये है इथाइल अमीन। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, मिथाइल अमीन CH3COOH, इथाइल अमीन CH3COONH2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, इथाइल अमीन। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, नायलॉन 66 होता है। हमें क्या बताना है, नायलॉन 66 एक पॉलीअमाइड, एक पॉलीएस्टर, एक स्टायरॉन या फिर टेरॉन। हमें क्या बताना है कि हमारा जो नायलॉन 66 होता है वो क्या होता है। तो नायलॉन 66 की हम प्रिपरेशन देख लेंगे। ठीक है, हम n टाइम्स लेंगे एडिपिक एसिड। क्या लेंगे, एडिपिक एसिड। देखिए एडिपिक एसिड क्या होता है,
ये क्या होता है हमारा, ये होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। अब प्लस इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, यहाँ पे हम n टाइम्स क्या लेंगे, और हेक्सामिथिल, हम यहाँ पे लेंगे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। क्या लेंगे, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 6 और NH2। ठीक है, ये एडिपिक एसिड, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नायलॉन 6,6। क्या मिलता है, नायलॉन 6,6, जो कि इस तरह से होता है। यहाँ पे होता है N और H, ये इस तरह से हो जाता है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, हेक्सामिथिलीन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या जाते हैं, हेक्सामिथिलीन आ जाते हैं। फिर से हमारे क्या जुड़ते हैं, यहाँ पे NH ग्रुप जुड़ता है। क्या होता है, NH। फिर क्या होता है, COO ग्रुप आता है, यहाँ पे COO ग्रुप आता है। उसके बाद टेट्रामिथिलीन आता है, और फिर उसके बाद फिर से COO ग्रुप जुड़ता है, और ये N टाइम्स, ये हमारा एक मोनोमर बन जाता है। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है हमारा नायलॉन 6,6 का। किसका, नायलॉन 6,6 का। ठीक है, अभी ये देखिए, इसमें बीच में एक ग्रुप प्रेजेंट है। ये ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला CONH। CONH क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर एक है, ये चेन आगे चल रही है, यानी बहुत सारे एमाइड होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एमाइड। तो हमारा नायलॉन 6,6 क्या है, एक पॉली एमाइड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड की रिएक्शन पूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे NH2 होगा, यहाँ पे रिएक्शन की गई है Br2 और CCl4 से, इससे रिएक्शन की गई है, और पूछा गया है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं C2H5Br, C2H5NBr2, C2H5NHBr, या फिर नो रिएक्शन। तो देखिए, इस रिएक्शन को करने पे क्या होता है, एक H और एक Br मिलके HBr बना लेते हैं, और जो रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या रह जाता है, C2H5NHBr। ये क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, C2H5NHBr। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से यूरिया का अनुनादी रूप कौन सा है, कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, N2, एक सेकेंड, ये है H2N डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और NH2, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, यहाँ पे H2N C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे O नेगेटिव। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है H3N प्लस C डबल बॉन्ड NH O नेगेटिव, और नेक्स्ट दिया हुआ है H2N C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH2। तो ये हमें दिया हुए हैं 4 ऑप्शंस, हमें बताना है इनमें से कौन सा यूरिया का रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं है। तो देखिए, जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब हम यूरिया का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2। ठीक है, ये क्या होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे।
देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे 2, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे 2, एक लोन पेयर होगा, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, O अपनी तरफ ये बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पे तीसरा लोन पे आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन अपना ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन अपना ये वाला बॉन्ड खींच लेगा और नाइट्रोजन अपना फिर ये बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। अब देखिए क्या होगा, फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ पे नाइट्रोजन ने थर्ड बॉन्ड बना रखा है अपने लोन पेयर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, फिर ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक, और यहाँ वाला NH2 ऐसे का ऐसा ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये वाला जुड़ा रहेगा, समझ में आ गया। इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड खींचा, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से ये बॉन्ड बनाया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड खींच लेगा तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा अगले फिगर में, O अभी भी वैसा ही रहेगा, सॉरी O के साथ डबल बॉन्ड नहीं रहा अब। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, ये यहाँ पे ये अपना बॉन्ड खींच लेगा, ये नॉर्मल आ जाएगा, इसके पास अपना लोन पेयर आ जाएगा। फिर से यहाँ वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये तीसरा रेजोनेटिंग फिगर हो गया। तो अब तीनों फिगर से क्या पता चल रहा है हमें कि जो डबल बॉन्ड है वो घूम रहा है, पहले O के साथ था, फिर इस वाले N के साथ और फिर इस वाले। तो यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो तीनों के साथ ही घूम रहा है। वो क्या है, वो पूरे फिगर में रेजोनेट हो रहा है। तो उसके लिए हम कैसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे, यानी वो इन तीनों के साथ ही है। अब देखिए क्या होगा, अब हमें क्या बताना है, उसमें बताना है कौन सा रेजोनेटिंग फिगर नहीं है। ऑप्शंस हमें ये दिए हुए हैं, बताना है कौन सा रेजोनेटिंग फिगर नहीं है। तो देखिए एक ऐसा फिगर भी था जिसमें NH2 के साथ डबल बॉन्ड था और O नेगेटिव और NH2 था। ठीक है, ऐसा फिगर था जिसमें इस वाले साथ NH2 हो सकता है, यहाँ पे O नेगेटिव, ऐसा भी था जब O नेगेटिव हो, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं आएगा, ये गलत बना हुआ है, नहीं सॉरी, ये वाला फिगर सेम होगा, ये नहीं आएगा। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई भी फिगर था जहाँ पे NH3 आया हो और NH आया हो, ऐसा कोई फिगर नहीं था। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कोई भी रेजोनेटिंग फिगर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है। क्या बताना है, कौन सा यौगिक जल में यानी वाटर में सॉल्युबल है। ऑप्शन दिए हुए हैं CH3 NHN प्लस H2 Cl माइनस, CH3 एंड पॉजिटिव H3Cl माइनस, CH3 का थ्राइस है NH प्लस Cl माइनस, या ऑल ऑफ दीज। हमें क्या बताना है, कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, यानी इनमें से कौन सा वाटर में घुल जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी हमारे वाटर में घुल जाएंगे, ये सभी वाटर में घुल जाएंगे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक क्षारीय यौगिक है, द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। हमें बताना है सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा बेसिक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, NH3, RNH2, R2NH और R2N। हमें बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा बेसिक है। तो ऑप्शंस है NH3, R2NH, RNH2
और R3N, यहाँ पे होगा ये R3, ये होगा R3N, क्या होगा R3N। हमें बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए जो एसिडिटी होती है अमीन्स में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, R2NH की होती है, उसके बाद R3N की होती है, फिर होती है RNH2 की, और फिर होती है NH3 की। ये होता है बेसिसिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, R2NH की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, पॉलीएमाइड है। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा पॉलीएमाइड है। पीवीएस है, नायलॉन है, टेरिलीन है, या फिर पॉलीथीन है। जिसको नायलॉन की रिएक्शन याद होगी, नायलॉन का स्ट्रक्चर याद होगा, उसे पता होगा कि इनमें से कौन सा पॉलीएमाइड है, कौन सा पॉलीएमाइड है। देखिए ये हमने नायलॉन का क्वेश्चन पढ़ा था, नायलॉन का पढ़ा था, इसमें ये हमें ये CONH बॉन्ड दिखा था, यानी यही क्या होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। तो यानी कि हमारा पॉलीएमाइड क्या होगा, पॉलीएमाइड होगा हमारा नायलॉन। क्या होगा, नायलॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, कौन सा बहुलक नहीं है, विच इज नॉट पॉलीमर। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं गिलपटेल और नायलॉन 66, डेरॉन, पॉलीथीन। हमें बताना है कौन सा पॉलीमर नहीं है, गिलपटेल, नायलॉन 66, डेरॉन, पॉलीथीन। तो सही आंसर क्या होगा, गिलपटेल। ठीक है, ये होगा सही आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, पीवीसी का मोनोमर है। तो देखिए जिसको पीवीसी का पूरा नाम याद होगा उसे मोनोमर पता चल जाएगा। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो देखिए पॉली मतलब जो बहुत सारे बना हो, किससे, विनाइल क्लोराइड से। तो यानी पीवीसी का मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। ऑप्शंस क्या है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, पायरोल, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 क्या है, एक योगात्मक बहुलक है, एक पॉलीएमाइड है, एक पॉलीएस्टर है, और एक परलॉन एल है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अभी आपको आंसर पता होना चाहिए कि नायलॉन क्या होता है। नायलॉन हमारा क्या होता है, एक पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। अब हम 16th क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेफ्लॉन का एकलक है, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज। तो देखिए टेफ्लॉन को मैंने कहा था, टेफ्लॉन को और क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन को और क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन ये होता है। हमें बताना है कि ये किससे बना, मोनोमर बताना है टेफ्लॉन का। ऑप्शन दिए हुए हैं CH2CH डबल बॉन्ड CN, CF2 डबल बॉन्ड CF2, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए नाम में ही क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन की बहुत सारी यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या हो गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी ये इससे मिलकर बना हुआ है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स टेफ्लॉन को बनाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए इसका मोनोमर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, CF2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है हमें, हेक्सोमेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है।
ऑन कंडेंसेशन ऑफ हेक्सेन इथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड नाइलॉन 6 बनता है, नाइलॉन 6 बनता है, टेरिलीन बनता है या फिर बेकेलाइट। तो देखिए ये रिएक्शन भी हम पूरी देख चुके हैं कि जो एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामेथिलीन डायमीन से क्या बनता है, और ये एक पॉलीएमाइड होता है। इसको हम बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब तक आंसर गेस किया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन 6। देखिए हमने इसकी पूरी रिएक्शन भी देख ली है पहले ही नायलॉन की प्रिपरेशन मेथड में। तो अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? बेकेलाइट है एक। बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, एरिथैलिक अम्ल का बहुलक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसने अभी मैंने इससे पीछे भी एक बेकेलाइट का क्वेश्चन आया था, तब हमने पढ़ा था कि हमारा बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट हमारा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यह बहुत हार्ड होता है और गर्म करने पर इसका शेप चेंज नहीं होता है और ना ही ये पिघलता है। ठीक है, बेकेलाइट का यूज़ हम देख सकते हैं अपने घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। ठीक, तो बेकेलाइट अब क्या होता है? आंसर पता चल गया होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बेकेलाइट होता है हमारा एक थर्मोसेटिंग बहुलक। ठीक है, क्या होता है? थर्मोसेटिंग बहुलक। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है? नायलॉन 6 का एकलक है, मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। देखिए ध्यान रखना है ये बात कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये दोनों ही अलग पॉलीमर्स हैं और इनके मोनोमर भी अलग होंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को तभी आंसर का रिप्लाई करना होता है, तभी आंसर को टिक करना होता है। अब इसमें हमें कौन सा पूछा गया है? इसमें पूछा गया है नायलॉन 6। तो देखिए यहाँ पे ये ई होगा। ठीक है, देखिए नायलॉन 6 क्या होता है हमारा? नायलॉन 6 बना होता है हमारा कैप्रोलेक्टम से। किससे? कैप्रोलेक्टम से। कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद इस पे यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये क्या लगा होता है? CH2 ग्रुप। इससे कनेक्टेड एक और CH2 ग्रुप होता है। यहाँ पर एक और CH2 ग्रुप कनेक्ट होता है इस तरह से। ठीक, अब इससे भी कनेक्टेड क्या होता है? एक CH2 ग्रुप होता है। जैसे कि हमारी बेंजीन रिंग होती है वैसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ये बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ पे भी हमारे इस कार्बन से CH2 ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ पे भी एक CH2 ग्रुप जुड़ा होता है और इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है कैप्रोलेक्टम का। किसका? कैप्रोलेक्टम का। किसका? कैप्रोलेक्टम का। ठीक है, जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं हम इसको जब हम 533 केल्विन पर हीट करते हैं, क्या करते हैं? 533 केल्विन पर हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और इसकी वजह से फिर क्या होती है? एक ओपन चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक ओपन चेन बन जाती है। ओपन चेन कैसे बनती है? NH और CH2 के 5 मॉलिक्यूल्स, T डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये आगे और ये इधर चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो बनता है ये स्ट्रक्चर होता है नायलॉन 6। ये क्या होता है? ये होता है नायलॉन 6। ये क्या होता है? ये होता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 किससे मिलकर बना है? मिलकर बना है ये कैप्रोलेक्टम से। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? स्टायरीन, फाइनल क्लोराइड, एडिपिक अम्ल या फिर कैप्रोलेक्टम। तो सही आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन विजिबल होगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्रोलेक्टम। अब हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? PVC क्या है? व्हाट इज PVC?
एक सिंथेटिक पॉलीमर है, एक नेचुरल पॉलीमर है, दोनों है या फिर कुछ नहीं। क्या बताना है, पीवीसी कैसा पॉलीमर है। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किससे मिलकर बना होता है, विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना हुआ होता है। क्या बताना है, पीवीसी क्या है। तो पीवीसी को हमने खुद सिंथेसाइज किया है, तो ये एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा, क्या है, निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। विच वन इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। हमें क्या बताना है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है। बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, टेरेलीन है या फिर नायलॉन है। क्या बताना है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। क्या बताना है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ऑप्शन है बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरेलीन या फिर नायलॉन। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए बेकेलाइट मैंने बताया ये बहुत हार्ड। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं और जिन्हें गर्म करने पर ये मेल्ट भी हो सकते हैं, इनका शेप भी चेंज हो सकता है, उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। देखिए बेकेलाइट शेप तो नहीं चेंज होगा क्योंकि ये एक थर्मोसेटिंग है, मैंने बता दिया है। पॉलीथीन, पॉलीथीन तो हम अपने डेली यूज में देखते हैं, देखा होगा वो नरम होती हैं और हल्का सा गर्म भी उन पर छू जाए तो वो तुरंत पिघल जाती हैं, उनका शेप चेंज होता है, तो देखा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन। ठीक, अब हम 22nd क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संघनन पॉलीमर है। विच वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। नायलॉन 66, ब्यूना एस, पॉलीथीन नन। हमें क्या बताना है इनमें से, अब कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या बताना है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शन है नायलॉन 66, ब्यूना एस, पॉलीथीन और नन। तो जिसे कि नायलॉन 66 की प्रिपरेशन याद होगी, इसका आंसर पता होगा। नायलॉन 66 में क्या होते हैं, एडिपिक एसिड होते हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है, जिनको आपस में कंडेंसेशन करवाते हैं जिनका, और हमें नायलॉन 66 मिल जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन 66। 25 क्वेश्चन देखेंगे हम। 25 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुलीकरण जिसमें दो या अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं कहलाता है। यानी कि ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होता है, कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, योगात्मक बहुलीकरण, समबहुलीकरण, श्रृंखला बहुलीकरण या फिर समबहुलीकरण। तो वो क्या होते हैं, देखिए जिनमें कि एक जैसे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है उनका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमराइजेशन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समबहुलीकरण। क्या बोलते हैं, समबहुलीकरण। अब हम 26 क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर को किससे प्राप्त करते हैं। यानी कि क्या बताना है कि प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर होता है वो किससे मिलता है, नेचुरल रबर किससे मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आइसोप्रीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाडाइन या फिर इथाइलीन। हमें क्या बताना है कि हमारा जो प्राकृतिक रबर होता है वो किससे प्राप्त होता है, आइसोप्रीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाडाइन या फिर इथाइलीन। तो देखिए नेचुरल रबर जो होता है वो हमारा पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, यहाँ पे CH2 होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है हमारा एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसके आगे यहाँ पे होता है CH और फिर CH2। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोप्रीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, क्या होगा, 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा नेचुरल रबर किससे बनता है, नेचुरल रबर बनता है हमारा आइसोप्रीन से। किससे, आइसोप्रीन से। ध्यान रखेंगे
अब 27 क्वेश्चन देखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुलकों के अणुभार होते हैं, यानी जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, वो कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है या बहुत अधिक, या फिर नगण्य यानी नेग्लिजिबल। तो देखिए जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से बनते हैं। जब वो आपस में बहुत सारी यूनिट से बनते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा होता है। पॉलीमर्स का हमारा कैसा होता है मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत अधिक। कैसा होता है, बहुत अधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब हमें क्या बताना है, कौन सा थर्मोसेटिंग, यानी कि जो गर्म करने पर ना पिघलेगा ना ही शेप चेंज करेगा। ऑप्शन होगा पीवीसी, पीवीए, बेकेलाइट या फिर परसेपेक्स। क्या बताना है हमें, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत बार बता चुकी हूँ। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल स्विचेस में किया जाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक कैसे बहुलक है, नेटवर्क बहुलक है, रेखीय बहुलक है, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है, थर्मोप्लास्टिक कैसे बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक कैसे बहुलक है, क्या बताना है हमें, थर्मोप्लास्टिक कैसे बहुलक है। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो हमारे कैसे बहुलक होते हैं, वो होते हैं हमारे रेखीय बहुलक। कैसे होते हैं, लीनियर पॉलीमर। अब हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में जिगलर नाटा उत्प्रेरक, निम्न में जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। हमें ये बताना है जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, AlCl3, ZnCl2 5H2O, AiR3 TiCl3, Na2SO4 Al2SO4 का थ्राइस। तो क्या बताना है हमारा, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है। तो देखिए जिगलर नाटा कैटेलिस्ट किससे बना होता है, TiCl4 प्लस TiCl4 प्लस Al इथेनॉल का 3, ये होता है हमारा जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। क्या होता है, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। इनके इक्विवेलेंट मोलर मिक्सचर से हमारा जिगलर नाटा कैटेलिस्ट बनता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, जो हाई डेंसिटी की पॉलीथीन्स बनती हैं उसमें यूज़ करते हैं हम जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। क्या यूज़ करते हैं, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। देखिए कैसे रिएक्शन देख लेते हैं। या फिर हमने n मॉलिक्यूल्स लिए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके प्रेजेंस में, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह की हायर यूनिट्स बना लेगा। क्या करेगा, इस तरह की हायर यूनिट्स बना लेगा, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। क्या, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। इसका IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं हम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये होता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। तो अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, AiR3
TiCl यहाँ पे 4 कर लेंगे, TiCl4। ठीक, अब हम 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिविम व्यवस्थित पॉलीमर निम्न उत्प्रेरक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। तो त्रिविम व्यवस्थित मतलब 3 डायमेंशनल जो पॉलीमर्स होते हैं वो किसकी सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, SnCl2, AlR3 और TiCl4, CuSO4 5H2O, NaHG। तो ये प्राप्त किए जाते हैं हमारे जिगलर नाटक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यानी कि AlR3 TiCl4। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, क्रॉस लिंक्ड श्रृंखला वाले बहुलकों को कहा जाता है। जो क्रॉस लिंक्ड बहुलक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लास्टिक साइजर यानी सुघट्यकारी, ताप सुग्य बहुलक, ताप स्थापन बहुलक या फिर उन्मुख बहुलक। देखिए जो हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तापरोधी बहुलक या फिर ताप स्थापन बहुलक। क्या बोलते हैं, ताप स्थापन बहुलक या फिर तापरोधी बहुलक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, ऑर्लोन निम्न में किसका बहुलक है। ऑर्लोन किसका बहुलक है, एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन या फिर टेट्राफ्लोरोएथिलीन। में बताना है कि जो हमारा ऑर्लोन है या फिर वो किसका पॉलीमर है। तो देखिए ऑर्लोन को और क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये नाम इसलिए से दिए होते हैं क्योंकि अगर आपको इनका साइंटिफिक नेम या वैसे केमिकल नेम पता होगा तो आप इसके मोनोमर या पॉलीमर बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑर्लोन को और क्या कहते हैं, ऑर्लोन को और कहते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ऑर्लोन को और क्या बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब जिसे ये नाम पता होगा उसे पता होगा कि इसका मोनोमर क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल है। क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। इसे और एक नाम से जानते हैं, बोलते हैं एक्राइलन। क्या बोलते हैं, एक्राइलन। तो देखिए इसकी रिएक्शन देख लेंगे हम, एन मॉलिक्यूल्स लेंगे हम किसके, एक्राइलोनाइट्राइल के। किसके, एक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा, एक्राइलोनाइट्राइल को भी और बोलते हैं विनाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल साइनाइड। ये हो गया हमारा एक्राइलोनाइट्राइल या फिर विनाइल साइनाइड। इसका हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनता है और वही होता है हमारा ऑर्लोन। क्या होता है, ऑर्लोन। पॉलीमराइजेशन में हमारा क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड टूट जाता है और उस सिंगल बॉन्ड के थ्रू लंबी सी चेन क्रिएट हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। या फिर यहाँ पे विनाइल साइनाइड भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन में विनाइल साइनाइड भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हम 34 क्वेश्चन देखेंगे। 34 क्या दिया हुआ है, हमें बताना है प्राकृतिक रबर है। क्या बताना है हमें कि प्राकृतिक रबर कौन सा है। तो क्या बताना है हमें, नेचुरल रबर बताना है। क्या, नेचुरल रबर बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस 1,3 पॉलीआइसोप्रीन। देखिए नेचुरल रबर हमारा क्या होता है, नेचुरल रबर का जो फॉर्मूला होता है वो है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये होता है हमारा नेचुरल रबर। अब हम 35 क्वेश्चन देखेंगे। 35 क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर के पेड़ से दूध के रूप में बाहर निकलती है, इसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर से बनती है, जो हमारे पेड़ों में से कुछ सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा बाहर प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, लेक्सान होता है, लैक्टस होता है, लेटेक्ट होता है या फिर ये सभी में बताना है। जो हमारे पेड़ों में से वाइट और मिल्क जैसा जो प्रोडक्ट होता है, दूध जैसा प्रोडक्ट होता है जिससे कि नेचुरल रबर बनती है, वो क्या होती है। ऑप्शन है लेक्सान, लैक्टस या फिर लेटेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी लेटेक्ट। क्या होता है? लेटेक्ट होता है। हम 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 दिया हुआ है टेट्राफ्लोरोन एथिलीन का बहुलक है, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। इसको ये पता होगा कि ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो बहुलक है उसका नाम क्या होता है? क्या होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब जिसे ये पता होगा ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसका नाम है उसे ये आंसर भी पता होगा। ऑप्शंस हैं पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या बताना है कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर क्या होगा, यानी कि जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है वो इनमें से किसका नाम है? पीवीसी का है, पॉलीथीन का है, टेफ्लॉन का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी आज की स्लाइड का यही था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। अब हम 37 क्वेश्चन देखेंगे। 37 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा होमोपॉलीमर बहुलक है? क्या बताना है हमें? इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर बहुलक है? होमोपॉलीमर मतलब इसके जो मोनोमर्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं। इसके जो मोनोमर्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं। तो नायलॉन है, नायलॉन 6 है, सरन है या फिर पॉलीयूरेथेन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। कि नायलॉन 6 हमारा किससे बनता है? नायलॉन 6 बनता है हमारा कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम को जब हम 533 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं तो NH और COO बॉन्ड के बीच का वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा नायलॉन 6 बनता है। तो वो किससे बनता है? सिर्फ और सिर्फ कैप्रोलैक्टम की यूनिट्स से बनता है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। 38 क्वेश्चन देखेंगे हम। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन पूर्णतया फ्लोरीनीकृत बहुलक है? बताना है कौन सा फ्लोरीन का बहुलक है, फ्लोरीनीकृत बहुलक है। तो अभी तक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आ चुका है। तो अब आपको इसका आंसर आना चाहिए। मैं ऑप्शंस रीड करती हूँ, आप अपने मन में आंसर सोचिए, फिर मैं बताऊंगी आंसर क्या होगा। ठीक है? ऑप्शन है पीवीसी, टेरेलीन, नायलॉन 6 और टेफ्लॉन। देखिए एक पॉलीमर होता है जिसका नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, उसी में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आते हैं। अब वो कौन सा पॉलीमर होता है? ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। अब हम 39 क्वेश्चन देखेंगे। 39 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? बहुलकों में वृहद अणु होते हैं, यानी कि जो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2000 से 19,000 तक, 20,000 से 2,50,000 तक, 35,000 से 3,50,000 तक या फिर ज्ञात नहीं है। देखिए जो हमारे बहुलक होते हैं उनमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं लगभग 2000 से लेके 2,50,000 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है ज़िग्लर नाटा उत्प्रेरक यानी TiCl4 Et3Al में टाइटेनियम कार्य करता है, यानी कि ये जो हमारा ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, इसमें टाइटेनियम किस तरह का कार्य करता है? लुईस तरल के रूप में, लुईस क्षार के रूप में, ब्रांस्टेड क्षार के रूप में या फिर ब्रांस्टेड अम्ल के रूप में। देखिए इसमें जो हमारा Ti होता है वो काम करता है हमारा एक लुईस बेस की तरह। किसकी तरह? लुईस बेस की तरह। और ये इसमें प्रेजेंट होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें? +4 या +3 ऑक्सीडेशन होता है, मुझे कंफर्म नहीं थोड़ा सा। हाँ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये लुईस बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह? लुईस बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह? लुईस बेस की तरह काम करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? हमारा पॉलीथीन नहीं है, पॉलीस्टाइरीन नहीं है, टेरेलीन नहीं है या फिर नियोप्रीन नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा योगात्मक यानी कि एडिटिव पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। एडिटिव पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी टेरेलिन। टेरेलिन हमारा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है कि ये हमारा एक पॉलीएस्टर है। टेरेलिन क्या होता है? एक पॉलीएस्टर होता है और जो कंडेंसेशन से बनता है। किससे? कंडेंसेशन, संघनन, बहुलीकरण से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, बहुपरिक्षेप शक्ति इंडेक्स होता है। बहुपरिक्षेप शक्ति इंडेक्स होता है, हमें बताना है बहुपरिक्षेप शक्ति इंडेक्स क्या होता है। देखिए हमें क्या बताना है? बहुपरिक्षेप शक्ति इंडेक्स। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? एम डब्ल्यू इंटू एम एन, एम डब्ल्यू इंटू एम एन, एम डब्ल्यू बाई एम एन, या फिर एम डब्ल्यू माइनस एम एन। ठीक है, क्या बताना है? बहुपरिक्षेप शक्ति इंडेक्स क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है? ये होता है एम डब्ल्यू बाई एम एन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम डब्ल्यू बाई एम एन। अब इसमें एम डब्ल्यू क्या होता है? एम डब्ल्यू होता है हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि नंबरों के आधार पर जब हम जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला कैसे हो जाता है? एम एन। एम एन का फॉर्मूला क्या होता है? एम एन का फॉर्मूला हो जाता है N1 M1, N2 M2। इस तरह से ये चलती रहेगी सीरीज, और इसके अपॉन में क्या आता है? इसके अपॉन में आता है N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसमें N1 N2 ये सब क्या होते हैं? ये जो भी हमारी पॉलीमेरिक चेन होती है उसकी लेंथ होती है, और जो हमारे M1 M2 होते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट होते हैं चेन के। देखिए कोई एक चेन है, उसका कितने नंबर की है वो, ये N1 होता है, लेंथ होती है पॉलीमेरिक चेन की, और इसके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है M1। इस तरह से बहुत सारी चेन मिलके जब कंबाइन होती है उनका एवरेज निकालते हैं तो वहाँ पे ये Mn होता है। ठीक, अब MW क्या होता है? जो हमारा MW होता है इसे बोलते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसे क्या बोलते हैं? वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है W1 M1 प्लस W2 M2। इस तरह से चलता रहता है, और नीचे इसमें क्या दिया हुआ होता है? ये वेट एवरेज है, तो इसमें वेटों का सम किया जाएगा। ठीक है, कैसे? W1 प्लस W2, इस तरह से ये किए जाते हैं। W1 W2 क्या होते हैं? W1 W2 ये मॉलिक्यूलर जो चेन होती है उसके वेट होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? MW बाय MN। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है? MW बाय MN। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किससे भार औसत अणुभार ज्ञात किया जाता है? यानी भार औसत अणुभार किससे ज्ञात किया जाता है ये बताना है, यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं PDI इक्वल टू MW, M बार W और MN बार। MW बार अपॉन NI MI स्क्वायर अपॉन सिग्मा NI MI। यहाँ पे होता है MN सिग्मा NI MI सिग्मा NI, और ये होता है MW NI MI
और सिग्मा एन आई, इस तरह से। तो देखिए अभी इससे पहला क्वेश्चन था हमारा ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो W1 W2 इस तरह होता है, इसको हम NI MI भी लिख सकते हैं, ठीक है। W1 को कर लेते हैं N1 M1, W2 को N2 M2। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे N1 M1 का स्क्वायर, ऐसे ही N2 M2 का स्क्वायर, और अपॉन में भी ऐसे ही N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से लिख सकते हैं, MW बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ NI MI का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा ऑफ NI और MI। इसको हम ये लिख सकते हैं, यही होता है हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, MN इक्वल सिग्मा NI MI बाय सिग्मा NI निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। देखिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें बताना है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, भार औसत अणु भार, संख्या औसत अणु भार, बहुपरिक्षेत्र इंडेक्स, या फिर ये सभी। इससे पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स आ सकता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ सकता है, या फिर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो n का मतलब क्या होता है, n फॉर नंबर, यानी इससे क्या आएगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यानी संख्या औसत अणु भार। इससे क्या आएगा, संख्या औसत अणु भार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, पीडी का पूर्ण रूप है, हमें बताना है पीडीआई, सॉरी ये पीडीआई होगा, बताना है पीडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं परोक्षेप शक्ति इंडेक्स, और इसका मैंने पूरा नाम बता दिया है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ऑप्शन दिए हुए हैं पॉपुलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्टेंस इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, या फिर पॉपुलर डिस्टेंस इंडेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के जो MCQs हैं 45 वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर से नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तब तक को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।